गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पार्थसारथी यूपीएससी पॉलिटी। और आज हम एक ऐसे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खूब सुर्खियां प्लस ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। एक्चुअली 19 मई को ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसमें उनकी मौत हो गई, प्लस उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर की भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या इनका ये एक सच में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है या एक कॉन्स्पिरेसी है। इस पर वर्ल्ड मीडिया प्लस जो इंटरनेशनल के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू निकल आ रहा है कि कुछ लीडर कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, कुछ लीडर कह रहे हैं कि नेचुरल हेलीकॉप्टर क्रैश है। अब ऐसे में इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि क्या सच में ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश है या इसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी है। एक्चुअली आपने पिछले साल लेकर के अब तक आपने नीति नोटिस की होगी कि ईरान का और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कभी इजराइल एग्रेसिव होता था ईरान के ऊपर, कभी ईरान एग्रेसिव होता था इजराइल के ऊपर। तो इसको लेकर के कयास ये लगाया जा रहा है कि जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, हो सकता है कि उसने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया हो, लेकिन अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं। प्लस जब भी अमेरिकी इलेक्शंस होता है, अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इस इलेक्शन में अगर इसको जोड़ के देखा जाए, इनकी इब्राहिम रईसी की मौत, तो इससे ही साफ होती है कि ये कहीं की लिंकअप है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2020 में जब यूनाइटेड स्टेट के इलेक्शन थे, उस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रूल कर रहा था और उस समय ईरान के चीफ कमांडर सुलेमान कासी की हत्या की गई थी। और उसके पहले भी मुस्लिम जगत के कई बड़े बड़े हस्ती को वेस्टर्न कंट्रीज ने मौत पर उतारा है, जिसमें सद्दाम हुसैन एक चर्चित व्यक्ति थे। साथ साथ उसके साथ सीरिया के राष्ट्रपति पर भी बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत से एक्शंस लगाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। प्लस एक चीज और निकल समझ में आ रही है कि क्या हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या हमको तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आखिर कैसे कयास लगाया जाए कि तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है। एक्चुअली अभी आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, जबकि अभी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। प्लस इजराइल हमास का वॉर चल रहा था, जो लगभग छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। प्लस इंटरनेशनल टेररिज्म एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बना हुआ है। प्लस एक चीज और मुझे समझ में आ रही है कि गुटबाजी, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का गुटबाजी है, नाटो मिलिट्री अलायंस, ये नाटो मिलिट्री अलायंस है। ये अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज का एक मिलिट्री अलायंस ग्रुप है। गुटबाजी मतलब कि देखने को मिल रही है। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के वॉर में एक रशिया का गुटबाजी देखने को मिला, जिसमें चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया तीनों न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो इससे साबित होता है कि तीसरे विश्व युद्ध की सुगबगाहट चल रही है, ज्वालामुखी फटने वाला है, भूकंप आने वाला है। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहते हैं कि हमारा वर्ल्ड पूरा इन्फ्लुएंस बना रहे, हम जैसे चाहें वैसे विश्व को मोड़ते रहें, जैसे विश्व चाहें हम रिसोर्स से कब्जा करते रहें, और हमारा एक छत्र शासन पूरे वर्ल्ड पर चलता रहे। तो इसी बीच रशिया के प्रेसिडेंट ने ये उनको संदेश दे दिया है, ये उनको एक मैसेज दे दिया है कि आपका शासन सब हर वर्ल्ड में नहीं चल सकता है, पूरे वर्ल्ड में नहीं चल सकता है। आप जो चाहोगे वो नहीं होगा। आप चाहोगे कि हम जो चाहे जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें, ऐसा नहीं होगा। और हाँ, एक चीज और, रशिया के साथ फेवर में चाइना भी टक्कर दे रहा है वेस्टर्न कंट्री, स्पेशली अमेरिका को। क्योंकि आपने देखा अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर। प्लस ये कुछ ऐसे तथ्यात्मक चीजें हैं जिनसे साबित होता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। प्लस
ईरान की राष्ट्रपति की हत्या एक जघन्य अपराध है। और मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ, स्पेशली अपने प्लेटफॉर्म से, कि देखिए, अपने आप को रिफॉर्म्स कीजिए। जब तक अपने आप को रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप ऐसे ही शोषित होते रहेंगे। कभी आपको यूनाइटेड स्टेट्स आपको एक्सप्लॉयटेशन करेगा, कभी आपका ब्रिटेन शोषण करेगा आपका, कभी कभी आपका इजराइल करेगा, शोषण करेगा। क्योंकि वेस्टर्न कंट्री जो है वो इजराइल के कंधे पे बंदूक रख के एशिया को कंट्रोल किए हुए हैं। हमारे और जबकि एशिया रिसोर्सेस के मामले में नंबर बहुत ही पावरफुल है। हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस हैं, चाहे क्रूड ऑयल, आप क्रूड ऑयल की बात कर लीजिए, आप कोल की बात कर लीजिए, आप आयरन ओर की बात कर लीजिए, आप माइका की बात कर लीजिए, आप एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए, क्या नहीं हमारे पास है। फिर भी हम पिछड़े हैं, क्योंकि हमारे लोगों में यूनिटी नहीं है। जैसे अमेरिका प्लस उसके जो अलाइड कंट्रीज हैं, एक नेटो ऑर्गेनाइजेशंस बना के पूरे वर्ल्ड पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एशिया प्लस अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका और क्या ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया ये नहीं चाहता है कि हम भी एक ग्रुप बनाएं, हम भी मिलिट्री लाइन्स बनाएं, जिससे कि हम उस पर अमेरिका प्लस वेस्टर्न कंट्री कंट्रोल कर सकें। भाई वेस्टर्न कंट्री के पास क्या है, उनके पास वेपन्स फैक्ट्री है, वो लड़वाते हैं और बाद में हमारा पैसा, हम अपने पैसे से उनके वेपन्स खरीदते हैं। और उनके पास क्या है, उनके पास कोई इकोनॉमिक सोर्स नहीं है। प्लस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका कमजोर करना है तो उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहले मैं आता हूँ कि इसमें रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। देखिए, अगर आपको मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म चाहते हैं तो आप दो टॉनिक जो आपको बता रहा हूँ, इनको आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इन टॉनिक को नहीं लेंगे, अगर आप इन पे रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, अगर आप इन पे अमल नहीं करेंगे, तो आप ऐसे ही शोषित होते रहेंगे। नंबर एक, रिलीजियस रिफॉर्म्स कीजिए आप अपने। रिलीजियस रिफॉर्म्स प्लस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, सबसे पहले इस पे फोकस करना आपको, दूसरे नंबर इस पे फोकस करना आपको, और थर्ड नंबर जो मेजर चीज है, वुमेन एम्पावरमेंट। एक वुमेन एम्पावरमेंट, इन पे काम करना पड़ेगा आपको। जब तक इन पे आप वर्क नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे शोषित होते रहेंगे। प्लस जो भी आपके लिए प्रेजुडिस हैं उनको भी धीरे करके कम करिए। और अगर आपको वेस्टर्न कंट्रीज, अगर आपको उनको कमजोर करना है तो उसके लिए मेरे पास दो तीन पॉइंट है जो आपको बताना चाहूँगा, उसके माध्यम से आप उनको कमजोर कर सकते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की सबसे बड़ी पावर क्या है, डॉलराइजेशन, यानी अमेरिकी डॉलर। इसको डी डॉलराइजेशन कर दो, इसका डी डॉलराइजेशन कर दो। जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF ऐसी संस्थाएं अमेरिकी प्लस वेस्टर्न कंट्रीज की एस्टैब्लिश की हैं, तो हमें भी उनकी तर्ज पर ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हमें उनके सामने भीख या कटोरा मांगना ना पड़े। जैसे 1991 में भारत सरकार ने IMF के सामने कटोरा भीख मांगी थी जाकर के, वो भीखी थी, घुटने टेक के भीख मांगी थी। इसमें कोई तथ्य छुपा नहीं है। तो हमें उसके स्थान पर वर्ल्ड बैंक प्लस IMF के स्थान पर हमें एक मतलब कि एक नया इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे कि ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव बनाया है, AIIB चाइना ने बनाया है, तो भारत सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए। आखिर अच्छा, अब बड़ी बात है कि भारत को क्या इससे फायदे नुकसान हो सकते हैं। देखिए, अभी भारत सरकार को चाबाहार पोर्ट हैंड ओवर कर दिया गया है। हाँ, डीडॉलराइजेशन काम करना चाहिए। दूसरी बात, इनके इकोनॉमिक अटैक करो, इकोनॉमिक अटैक, इन पे सैंक्शंस लगाइए। सैंक्शंस, जैसे अमेरिका ने ईरान को लेकर कह दिया कि इन पे मैं इतने
फाइनेंशियल सेक्शन लगाता हूँ, रशिया पर सेक्शन लगा देते हैं वो। तो ऐसे ही जब तक हमारी वर्ल्ड कम्युनिटी, जब तक ये हमारा एक अलायंस जब तक बनके इन वेस्टर्न कंट्रीज़ पर आप अपना इन्फ्लुएंस नहीं बनाएंगे, उनकी इस पॉलिसी को आप कम नहीं करेंगे, तब तक आप उनको ऐसे काउंटर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो काउंटर अटैक करने के लिए हमें सबसे पहले इन पे काम करना पड़ेगा। जैसे अभी रशिया ने क्या किया, भारत के साथ में नेटो जो करेंसी है, वो रशिया की करेंसी और भारत करेंसी में मार्केटिंग करेंगे। ईरान और इंडिया लोकल करेंसी में अपनी मार्केट बेसिस ट्रेड करेंगे। तो ऐसे ऐसे पॉलिसी अपनाएं इससे क्या होगा, इससे डॉलराइजेशन की जो डिमांड है वो ग्लोबल कम पड़ेगी, और इससे वेस्टर्न कंट्रीज इकॉनमी कमज़ोर पड़ेगी। और जब इकॉनमी कमज़ोर पड़ेगी तो खामखाई में घुटने टेक के झड़ाम होंगे, गिरेंगे जो आसमान उड़ रहे हैं। तो इन पे काम करना चाहिए हम लोगों को, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस ना रहे। मेरा मानना ये है, क्योंकि वो अपना वो सब समझते हैं हम सुपीरियर हैं। यू आर नॉट सुपीरियर, यू आर नॉट बेटर देन अस, बिकॉज वी आर बेटर देन अस। तो आप कोशिश कीजिए कि जो मैंने पॉइंट आपके सामने रखे हैं इन पे आप गंभीरता सोचिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।